नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। भारत के आसपास अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा अगर हैपनिंग कंट्री कोई है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान में 2-4 दिन में कोई बड़ी घटना घटित ना हो तो घबराहट सी होने लगती है। ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान में कुछ हो नहीं रहा है। कभी अननोन गनमैन अपना कार्यक्रम करते हैं, कभी बलोची लग जाते हैं, कभी टीटीपी वाले लग जाते हैं, कभी आर्मी वाले खुद ही लग जाते हैं। तो कुछ ना कुछ कार्यक्रम, एक एंटरटेनमेंट का जो पावर पैक जो पैकेज है वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान है। तो उसी क्रम में अब आदत इतनी पड़ गई है कि अननोन गनमैन कुछ करता है, कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है, कहीं कोई कार्यक्रम हो जाता है तो बहुत अचंभा नहीं होता, बहुत लोग ध्यान भी नहीं देते। इसलिए दो घटनाएं होती हैं कराची के अंदर, तो शायद बहुत लोगों की उस पर नजर नहीं गई, लेकिन उनके बहुत बड़े सिग्निफिकेंस हैं। पहला, गुल प्लाजा करके एक मॉल है कराची में। कराची का संभवतः सबसे बड़ा मॉल है। वहां पर शॉर्ट सर्किट लगती है। लगभग 1400 से 1500 दुकानें उस मॉल के अंदर है। तो निश्चित तौर पर शॉर्ट सर्किट कहीं भी हो सकती है जब इतनी दुकानें हैं। तो कहा जा रहा है कि फूल की दुकान में वो शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद एक जो पूरा का पूरा मॉल है वो जल के खाक हो जाता है। और आप ये मानिए, आपका सबसे बड़ा शहर है, मान लीजिए मुंबई सबसे बड़ा शहर है भारत में, उसका जो सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल होगा तो निश्चित तौर पर वहां पर फायर फाइटिंग के बड़े अरेंजमेंट होंगे। नहीं भी होंगे तो जो फायर ब्रिगेड है वो बड़ी तत्परता से वहां पर पहुंचनी चाहिए। आग लगने के 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंचती है, लेकिन तब तक लगभग सब समाप्ति की ओर होता है। और वहां ऐसा नहीं कि आग लगी है और वो फैलती जा रही है। खबर यह है कि वहां सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं, बैटरीज में ब्लास्ट होते हैं, जनरेटर रूम में आग लगती है, वहां ब्लास्ट होता है। और खबर यह आ रही है कि दरअसल ये जो आग थी, ये हल्की फुल्की ऐसी आग नहीं थी नॉर्मल की लग गई, ऑर्गेनिक नहीं थी, इनऑर्गेनिक थी। कहा जा रहा है कि वहां पर आईडी ब्लास्ट भी हुए हैं। ये जो पूरा का पूरा मॉल है, अब्दुल गफ्फार नाम का कोई व्यक्ति है उससे जुड़ा पाया जाता है और ये एलईटी से जुड़ा है। कुछ दिन पहले इसी मॉल में इसकी पत्नी की भी मौत हो गई थी और अब इस आग की वजह से लगभग 14 लोग वहां जल के मर गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये एक इंसिडेंट है। एक और इंसिडेंट होता है कराची में और ये कोइंसिडेंस है कि ये सारे इंसिडेंट्स लगातार हो रही हैं। कराची पोर्ट पर एक कार्गो कंटेनर होता है और एक नेवल कंटेनर होता है, उसके अंदर भी आग लग जाती है, ब्लास्ट होते हैं। कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर बैटरीज थी, केमिकल्स थे। ये एक सरकारी वर्जन है और उसमें कोइंसिडेंसली अपने आप आग लग जाती है। कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता ऐसी स्थिति में। कहा यह जा रहा है उन कार्गो कंटेनर्स के अंदर वेपन्स थे, एक्सप्लोजिव्स थे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे जो ईरान स्मगल करने थे। ये वो सारा सामान था जो इजरायली और यूएस की एजेंसीज ने पाकिस्तान में पार्क किया हुआ था और यहां से ये सारा का सारा सामान ईरान के अंदर जाना था। जो पींगे बढ़ा रहा था ना डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से, जिस तरीके से मिनरल की डील हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 250-300 रुपए की प्लेट खाने जो जा रहा था ना आसिम मुनीर अमेरिका में, दरअसल वो सारी तैयारी पाकिस्तान को तैयार कर रहे थे ईरान के लिए। बहुत लोग कह रहे थे कि ईरान पे कुछ ना कुछ होने वाला है। कोई भी जंगी बेड़ा अमेरिका का उस पर्शियन गल्फ में नहीं था, तो कैसे होता? या तो जो सबसे पास था वो साउथ चाइना सी के आसपास था, वहां से आने में 5 से 6 दिन लग जाते। तो अमेरिका इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए सोच रहा था कि ये सारा पाकिस्तान से एग्जीक्यूट करना है। यहां से रिकॉनेसेंस भी होगा, स्पाइंग भी होगी, जो ऑयल माफिया है उसका भी इस्तेमाल करना है अपने एसेट्स को बचाने के लिए। ईरान के अंदर 60,000 से ज्यादा वेपन पकड़े गए हैं। उसके एक प्रोविंस है बुशेर, उसमें 60,000 से ज्यादा वेपन पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान से सप्लाई किए गए थे दक्षिण ईरान में। और ये पाकिस्तान इसलिए कर पाता है पूरे के पूरे ईरान के अंदर क्योंकि जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो ईरान से जुड़ता है। बलूचिस्तान जो प्रांत है, आधा आप पाकिस्तान में मानिए, मतलब उसका एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान में है और उसका एक हिस्सा ईरान में है जिसे सिस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है। और यहां पर बहुत ज्यादा फेंसिंग वेंसिंग नहीं है। ऑयल माफिया बड़े स्तर पर काम करते हैं। ईरान से तेल आता है, पाकिस्तान में नंबर 2 में वो तेल बेचा जाता है और ये सारा का सारा कोई मॉनिटर करता है तो पाकिस्तान की आर्मी ही करती है। यानी उनके नेटवर्क हैं अक्रॉस द बॉर्डर।
उन्हीं नेटवर्क का इस्तेमाल कर कर ये 60,000 से ज्यादा जो वेपन है ये ईरान भेजे गए थे, ईरानी क्रांति के लिए। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था ना कि बस मदद पहुंच रही है, सब ईरानियों ने सोचा अरे भाई डोनाल्ड ट्रंप आ गया, नेतन्याहू आ गया, तो मदद आ रही है। और जिस तरीके से उन्होंने क्रांति करने की कोशिश की, और उसके बाद जिस तरीके से ईरान को चाइना और रशिया का साथ मिला, और जो उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम था जिसके बलबूते ये सब चीजें आगे बढ़ रही थी। आप बिना कम्युनिकेशन सेटअप किए, बिना एक लिंक सेटअप किए आप कोई क्रांति कर ही नहीं सकते। मान लीजिए आज तेहरान में कोई प्रदर्शन करना है, मैसेज पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे? तो आप एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए ना। आप ईरानियन सिस्टम यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर वो तो आप कर नहीं सकते, तो आपको एक एक्सटर्नल चाहिए। वो एक्सटर्नल जो इस्तेमाल हो रहा था वो स्टारलिंक का इस्तेमाल हो रहा था। और स्टारलिंक जो इलॉन मस्क की कंपनी है, उसके 40 से 50,000 टर्मिनल्स ईरान के अंदर स्मगल किए थे इसी ऑयल माफिया की मदद से पाकिस्तान ने, कि भैया तुम ये लो, हथियार भी ये पहुंचा रहे हैं, ड्रग्स भी ये पहुंचा रहे हैं, पैसा भी ये पहुंचा रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी ये पहुंचा रहे हैं। वो अलग बात है कि रशियन हेल्प के कारण ईरान उन सब टर्मिनल्स को ना ही सिर्फ लोकेट कर पाया, बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं एंटी जो स्टारलिंक सिस्टम्स हैं वो उन्होंने डिप्लॉय किए और पूरे के पूरे उस नेटवर्क को बर्स्ट कर दिया। 60,000 वेपन पकड़े जा रहे हैं, स्टारलिंक के टर्मिनल्स पकड़े जा रहे हैं, सब काम हो रहा है। पाकिस्तानी गिरफ्तार हो रहे हैं एक बड़ी संख्या में, क्योंकि पाकिस्तान का इस्तेमाल कर कर अमेरिका ये सारा का सारा काम ईरान में कराना चाह रहा था। वो नहीं चाहता कि डायरेक्ट अब मेरा हाथ जले। भैया अगर जंगी बेड़ा आता भी है पर्शियन गल्फ में तो टेंशन हाइक हो जाती है। मान लीजिए उस रास्ते को ईरान रोक देता है अमेरिका का बहाना लेकर, और बहुत सारी चीजें हैं। आपको टारगेटेड स्ट्राइक्स करनी है। मान लीजिए नेतन्याहू को जिस तरीके से उसने पहले किया ईरान के अंदर वही करना है, तो आपको उसके लिए इंफ्रा तो लाना पड़ेगा ना ईरान के अंदर, लोग इन्फिल्ट्रेट कराने पड़ेंगे। वो सब कुछ पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है। और उसी के लिए जो ये गोला, मतलब जो भी सामान था, साजो सामान था, लोग कह रहे हैं कि वो सब कुछ ईरान के लिए था, कि ईरान में जाना है। लेकिन उससे पहले ही किसी ने गेम बजा दिया। और यह भी कहा जा रहा है कि जो ये गुल प्लाजा मार्केट है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक बड़ा हब था। तो संभवतः उसी तरह के जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो भी इसके अंदर रखे हुए थे। स्टारलिंक हो सकता है और कुछ जो भी चीजें हो सकती है, कम्युनिकेशन के अलग अलग डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस हो सकते हैं डेटोनेशन के लिए अलग अलग तरीके से। कहा जा रहा है कि शायद ये भी वहां थे। तो किसी ने बड़ी भली भांति तरीके से, बड़े सुसज्जित तरीके से, बड़ा सोच समझकर एक बेहतर इंटेल के साथ दो बड़े सेबोटाज कार्यक्रम किए हैं। अब कोई भी मेन स्ट्रीम चैनल, अब पाकिस्तान ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, कौन खुल के बताएगा? कोई ये थोड़ी कहेगा। और जब तक पाकिस्तान कंफर्म नहीं करेगा, कोई मेन स्ट्रीम उसे कंफर्म नहीं करेगा। और पाकिस्तान क्यों करेगा? अब इसे उड़ाया किसने? क्या टीटीपी ने उड़ाया है? अब उन्होंने किया होता तो निश्चित तौर पर वो क्लेम करते। क्या बलोचियों ने किया है? वो भी निश्चित तौर पर क्लेम करते। और बलोचियों में भी क्या है? बलोचियों में भी दो फाड़ है। जो बीएलए काम करती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो नब्ज है उसको बढ़िया से ऐंठने के लिए ईरान उसे मदद करता है। और ईरान के अंदर एक और संगठन है जैश अदल, उसे पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो ये जो उम्मा उम्मा का चुम्मा है, ये कोई किसी का नहीं है भैया। सिर्फ जो हरे रंग का नोट आता है ना, वो है असली। रियासत मदीना, रियासत पुदीना, किसी का किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे अकाउंट में कितने डॉलर हैं, यह फर्क डालता है। तो पाकिस्तान में आप पैसा दीजिए, कार्यक्रम करिए। और इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान को फंड करता है, जैसे अदल जैसे संगठनों का इस्तेमाल उसी पैसे से पाकिस्तान करता है और ईरान के अंदर ये सारे कार्यक्रम करता है। अब टीटीपी ने किया नहीं, अब तक तो कम से कम यही लग रहा है। बीएलए ने किया, उसकी भी संभावना कम है। तो क्या जो ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कर दिया? क्योंकि ईरान का जो डिफेंस अटैचे है पाकिस्तान में, उसने कहा कि जो ईरान के अंदर सब कुछ हो रहा है उसमें हमारा ही एक रीजनल पड़ोसी है जिसका एक बड़ा रोल है। उसने पाकिस्तान का डायरेक्ट नाम नहीं लिया। लेकिन जो भी सामान जिस तरीके से पकड़ा जा रहा है, लोग पकड़े जाए, स्टारलिंक पकड़ा जाए, वेपन पकड़ा जाए, ये कंसाइनमेंट जो है वो सारा का सारा जुड़ता तो पाकिस्तान से ही है। या जो वो रूट है वो पाकिस्तान को ही जाता है। तो क्या जो ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने ये कार्यक्रम कर दिया है क्या?
चाइनीज वगैरह का इस्तेमाल कर कर, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है जिस चीज को नकारा नहीं जा सकता, कि क्या पाकिस्तान ने खुद ही इंटरनल सैबोटाज कर दिया है? क्योंकि एक इसका उदाहरण मिलता है। और क्यों किया? ओजड़ी 1998 में, माफ कीजिएगा 1988 में, ओजड़ी जो रावलपिंडी कैंटोनमेंट है उसमें एक आर्म्स डिपो था, उसके अंदर आग लग जाती है और 10,000 टन से ज्यादा एम्यूनिशन जल के खाक हो जाता है। अब कहा ही जा रहा है, पाकिस्तानी ये तो कह रहे हैं कि इजिप्ट से कोई रॉकेट आया था, उसमें आग लग गई, वो जल गया, उसकी वजह से पूरा का पूरा उड़ गया। लेकिन कहा ही जाता है कि उसमें से एक बड़ा डंप पाकिस्तान पहले ही निकाल चुका था और उसको एक तरीके से सैबोटाज दिखाकर, एक तरीके से एक्सीडेंट दिखाकर ये कह दिया कि भैया अमेरिका से जितना हथियार आया था सारा जल गया। और उसमें से मान लीजिए उसने आधा भी निकाल लिया, वो इतना बड़ा अमाउंट था, और आधा तिहाई जितना भी जल गया, उसके बाद ये कह दिया कि भैया तुमसे जो जो आया था तो खत्म हो गया, हमें नहीं पता। और फिर उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ इंसर्जेंसी में किया गया। तो क्या यहां पर भी पाकिस्तान के उन्हीं जनरल्स ने जो 5-10% के कट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्या वो सैबोटाज कर दिया? क्या उस जो सामान ईरान के लिए आया था, इन लोगों ने पहले से ही सटकाकर उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे? क्या भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाएगा क्या? और अमेरिका को कह दिया भाई ये तो ईरान वालों ने कर दिया कार्यक्रम। ये संभावना भी है। देखिए, अभी किसी ने क्लेम नहीं किया कि किसने किया है, और संभवतः कोई करेगा भी नहीं, लेकिन दो प्रबल संभावनाएं हैं कि ईरान ने किया है, हो सकता है कि पाकिस्तान का कोई और पड़ोसी हो उसने भी कर दिया हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और तीसरी संभावना यह भी है कि पाकिस्तानियों ने पहले से ही चीजें सरकाली हो और कार्यक्रम निपटा दिया हो, यह भी संभावना है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में ये सारा कार्यक्रम चला, और आप ये मानिए अगर ईरान ने ये कार्यक्रम किया है, ईरान ने ये सारा का सारा डंप उड़ा दिया, यानी ईरान ये समझ रहा है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका मेरे खिलाफ किस तरीके से कर रहा है, तो भैया अमेरिका को तो वो डायरेक्ट चोट नहीं पहुंचा सकता। अब उसके लिए तो या तो अमेरिकन मेनलैंड पे हमला किया जाए, अमेरिका के किसी काउंसुलेट पे हमला किया जाए, अमेरिका के किसी बेस पे हमला किया जाए, वो तो फिलहाल नहीं कर रहा, लेकिन जो उसका गुंडा है उसकी तो पिटाई हो सकती है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर शिया सेक्टेरियन, जो शिया लोग हैं, अगर वो बवाल काटने लगे, वहां से सुन्नियों की मस्जिद में अगर कुछ होने लगे, तो अचंबा नहीं होगा, क्योंकि जो वो शिया पॉपुलेशन है पाकिस्तान के अंदर, उस पर ईरान के खमेनेई का बड़ा होल्ड है। और अगर उसने वो वाला रास्ता एक्टिवेट कर दिया ना, तो आसिम मुनीर समझ नहीं पाएगा कि चक्कर घिन्नी कैसे बन गया। और ये वो लोग हैं जो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, शुरुआत बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिकली खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश, फिर वहां फंस जाएंगे। और अमेरिका बचाने नहीं आएगा। अमेरिका तो ज्यादा क्या होगा, ठीक है 10 मिलियन दे रहा था, ले भाई 2-4 मिलियन और पकड़ ले, घाव पे पट्टी वट्टी लगा, ठीक है। मरेगा कौन? पाकिस्तानी सैनिक। मरेगा कौन? पाकिस्तानी नागरिक। पैसे किसे मिलेंगे? मुनीर को। और ये वो लोग हैं जो आज तक इजराइल को गाली दे रहे थे। इनके पूरे का पूरा एग्जिस्टेंस क्या है? यहूद और हनूद के खिलाफ खड़ा होना, हिंदू और यहूदी के खिलाफ खड़ा होना। आज ये उसी यहूदी के सामने जाकर कह रहे हैं कि साहब पैसा दे दो, पैसा, इन्हें तो हम निपटा देंगे, जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो हमारे बिरादरान हैं, उम्मा वाले हैं, उनको तो हम निपटा देंगे। और ये वो लोग हैं जो हिंदुओं को भी गाली देते हैं, लेकिन अपनी शादियों में ना, अभी जो ये नवाज शरीफ का जो पोता है, देवता है, यानी कि उसकी जो लड़की है मरियम नवाज, उसका जो लड़का है, उसकी दूसरी शादी हुई है, उसकी शादी में सब्यसाची का लहंगा पहना जा रहा है। भारत का ही कोई डिजाइनर है, उसकी शेरवानी उसके लड़के ने पहनी है, तनिष्क से ज्वेलरी गई है, हमारी दवाई ये लेंगे, पानी ये लेंगे, कपड़ा ये पहनेंगे, लेकिन जो वो मुल्ला मौलवी हैं माइक पर गाली भी हम ही देंगे। ये दोयम दर्जा है। मैं साफ कह रहा हूं कि अगर भारत 5-4 बिलियन दे देना पाकिस्तान को, ये हमें अच्छा बताने लगेंगे, ये कहेंगे भैया भारत से अच्छा तो कोई नहीं है। ये स्थिति है, ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान के। अब यहां से खमेनेई जिस तरीके से बजाएगा ना इनकी बहुत बेहतर तरीके से, इन्हें पता नहीं है, अगर उसे थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिल गया, उसकी रिजीम थोड़ा टिक गई, और जो अभी देखिए बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, अभी ईरान वाला कार्यक्रम रुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, चलता रहेगा, लेकिन अगर उसे थोड़ा बीच में सांस लेने का मौका मिल गया ना, तो आसिम मुनीर बहुत बड़ी दिक्कत में फंस रहा है। क्योंकि आम सिर्फ जियाउल हक नहीं खाता, आम तो ये भी खाता होगा,
तो बहुत चीजें हैं। आप इतने सारे लोगों से आप अफगानिस्तान से भी पंगा लोगे, आप भारत से भी पंगा लोगे, आप ईरान से भी पंगा लोगे, आप अमेरिका के लिए चाइना के भी बुरे बनोगे और आप बचे भी रहोगे। भैया 365 में से 364 दिन अमेरिका बचा लेगा। कोई एक दिन तो होगा जिस दिन किसी और की बैटिंग आएगी और फुल टॉस पे छक्का मार देगा, उस दिन क्या होगा? तो यहां से ईरान वर्सेस पाकिस्तान या कहीं जो पूरा का पूरा एरिया है, यहां चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, बहुत कुछ यहां से निकलने वाला है। खैर, जो भी निकल कर आएगा वो आपके सामने निश्चित तौर पर लेके आता रहूंगा। क्या अपडेट है इसमें, असल में कौन है, अगर ये जानकारी सामने आती है या कहीं से भी ओसेंट की कोई जानकारी आती है, निश्चित तौर पर आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।